कभी कभी जिंदगी में ऐसे रास्ते सामने आ जाते हैं जिन पर चलने का मतलब सिर्फ मंजिल तक पहुंचना नहीं बल्कि मौत और परछाइयों के बीच गुजरना होता है। सोचिए, अगर रात के अंधेरे जंगल में आपका ट्रक अचानक बंद हो जाए, शीशों पर खून से सने हाथों के निशान उभरने लगे और आपको पीछे से एक अदृश्य बारात की आवाज सुनाई दे, तो आप क्या करेंगे? दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी ही रूह कंपा देने वाली सच्ची घटना जिसे जिया है छत्तीसगढ़ के ट्रक ड्राइवर अरुण मिश्रा ने। और हां, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि खून जमा देने वाली हकीकत है। ये है ब्लडी डायरीज, जहां हम लेकर आते हैं आपके लिए वो डरावनी कहानियां जिनसे लोग आज भी कांपते हैं। अगर आपको सस्पेंस और हॉरर की ये दुनिया सच में महसूस करनी है तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। और अगर आप भी चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसी और सच्ची कहानियां लाते रहें तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी दबाई और कमेंट करके हमें बताना न भूलें कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे डरावना लगा। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें ताकि वो भी उस खौफ को महसूस कर सकें जिसे अरुण जी ने अपनी आंखों से देखा। तो चलिए अब देर न करते हुए सीधे चलते हैं अरुण मिश्रा जी के नजरिए से उस रात की ओर। एक ऐसी रात जिसने हमेशा के लिए उनकी जिंदगी बदल दी। 1998 का नवंबर था। ठंडी हवा हड्डियों तक चुभ रही थी और मैं अरुण मिश्रा अपने नए नए खरीदे गए ट्रक में धान की बोरियां भरकर बिलासपुर की तरफ जा रहा था। मेरे साथ था मेरा खलासी गुड्डू, जिसकी उम्र मुझसे बहुत कम थी, लेकिन सफर के लिए उसका जोश मुझे हमेशा हिम्मत देता था। मैंने हाल ही में ट्रांसपोर्ट का काम शुरू किया था और दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, इस बिजनेस में नाम कमाना और जल्दी पैसा बनाना। मैंने सोचा था कि अगर बाकी ड्राइवर्स की तरह भीड़ भाड़ वाले दिन के समय के बजाय रात में चलूंगा तो रास्ता खाली मिलेगा और मैं जल्दी सामान पहुंचा पाऊंगा, जिससे ग्राहक खुश होंगे और ऊपर से कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती जा रही थी वैसे वैसे मेरे मन के किसी कोने में एक अजीब सा डर घर करने लगा था। बाकी ट्रक ड्राइवर्स कई बार मुझे समझा चुके थे, भाई इस रास्ते पर रात को मत जाना, ठीक नहीं है। मगर मुझे लगता था ये सब सिर्फ मेरी तरक्की से जलते हैं, इसलिए रोकना चाहते हैं। कुछ दिन तक सब ठीक चलता रहा। रात के सन्नाटे में मैं और गुड्डू ट्रक लेकर जंगल का वो घना रास्ता पार करते, समय पर सामान पहुंचाते और तसल्ली से लौट आते। पैसे भी अच्छे मिलने लगे और मैं अपने फैसले पर और भी पक्का हो गया। लेकिन कहते हैं ना, जो आंखों से नहीं दिखता वो अक्सर सबसे खतरनाक होता है। जंगल का वो रास्ता अजीब था। दिन में भले ही शांत दिखता हो, लेकिन रात को वो किसी और ही दुनिया में बदल जाता था। चारों तरफ घना अंधेरा, आसमान पर बादलों से घिरी चांदनी और बीच बीच में पेड़ों की सरसराहट, जैसे कोई हमें देख रहा हो। कई बार ट्रक की हेडलाइट दूर तक जाती तो ऐसा लगता मानो किसी की परछाई पल भर को दिखी और गायब हो गई। गुड्डू, जो पहले मजाक करता रहता था, अब धीरे धीरे खामोश रहने लगा। उसने कई बार मुझे कहा, भैया आपको नहीं लगता कोई हमारे पीछे पीछे चल रहा है? मैं हंसकर टाल देता, लेकिन सच कहूं तो उसके सवाल ने मेरे सीने में भी एक ठंडी लहर दौड़ा दी थी। कभी कभी हमें ऐसा लगता मानो सड़क किनारे कोई बैलगाड़ी खड़ी है, ढोल शहनाई की आवाज हल्के हल्के कानों में गूंजती है। लेकिन जब ट्रक पास पहुंचता तो वहां सिर्फ खाली जगह और अंधेरा होता। वो फुसफुसाहटें, जैसे कोई औरत धीमे स्वर में कुछ गुनगुना रही हो, वो रातें मेरे लिए असहज होने लगी थीं। उस रात पहली बार मैंने मन ही मन सोचा, कुछ तो गड़बड़ है इस रास्ते में। रात करीब 12:30 बजे होंगे जब हम पीपर खोटी गांव के पास पहुंचे। तभी पीछे से एक और ट्रक आया और हमें ओवरटेक करने लगा। उसके खलासी ने बाहर झुककर हाथ दिया, इशारा किया कि हम रुकें। मैंने हैरानी से सोचा, आधी रात को ये क्यों रोक रहा है? कहीं डकैत तो नहीं? मन में खौफ आया, लेकिन मैंने ट्रक नहीं रोका। तब उसने हाथ के इशारे से मुझे बताया, भैया आपकी 3 धान की बोरियां पीछे गिर गई हैं, गांव के रास्ते के पास। मैं घबरा गया। इतना बड़ा नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मजबूरी में ट्रक मोड़ा और वहां गया जहां उसने इशारा किया था। सचमुच
3 बोरियां बीच सड़क पर गिरी थीं। मैं और गुड्डू ट्रक से उतरे। ठंडी हवा तेज चल रही थी। आसमान में बादल और घना हो चुका था। हम दोनों ने जल्दी जल्दी बोरी उठाई और ट्रक में रख दी। लेकिन उसी वक्त मेरी नजर सड़क के किनारे पड़ी। वहां एक पुराना कुआं था, टूटी फूटी दीवारों वाला, और उस कुएं से आती थी एक अजीब ठंडी हवा, ऐसी ठंडी कि हड्डियां तक जम जाई। लेकिन सिर्फ ठंडी हवा ही नहीं, उसके साथ आती थी धीमी सिसकियों जैसी आवाजें, जैसे कोई औरत रो रही हो। मैं पसीना पसीना हो गया, जबकि मौसम ठंडा था। मैंने टॉर्च उस कुएं की तरफ डाली, मगर अंदर बस काला अंधेरा था। कोई शक्ल नहीं दिखी, सिर्फ वो कराहती हुई आवाजें और तेज ठंडी हवा। मेरी रूह कांप गई, लेकिन मैंने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। मैंने तुरंत ट्रक स्टार्ट किया और निकल पड़ा, मगर उस कुएं का मंजर मेरे दिमाग में गड़ गया। जब मैं गाड़ी चला रहा था तो बार बार रियर व्यू मिरर में देखने लगता, कहीं कोई उस कुएं से निकलकर हमारा पीछा तो नहीं कर रहा। गुड्डू भी उस रात चुपचाप बैठा रहा। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। अगले दिन जब हम गांव लौटे तो मैंने देखा कि गुड्डू की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई है। उसे तेज बुखार था, सिर भारी हो रहा था और वो बार बार अजीब सी बातें बड़बड़ाता। कुएं में रो रही है दुल्हन, वो हकलाता हुआ कह रहा था। मैं सन्न रह गया। मैंने उसे बहुत झकझोरा, लेकिन वो बेहोशी जैसी हालत में बिस्तर पर पड़ा रहा। उसकी आंखें आधी खुली थीं और पसीने से तरबतर चेहरा किसी डरावने मंजर की गवाही दे रहा था। उसी पल मुझे एहसास हुआ, ये रास्ता, ये जंगल और वो कुआं, सब में कोई ऐसा रहस्य छिपा है जो हमारी समझ से परे है। और मैंने चाहकर भी अपने दिल की गहराई में उठ रहे डर को दबा नहीं पाया। उस रात की ठंडी हवा और वो रोने की आवाजें आज भी मेरे कानों में गूंजती हैं, जैसे कोई अदृश्य बारात हर वक्त मेरे पीछे पीछे चल रही हो। उस रात मैं बहुत दुविधा में था। गुड्डू बुखार से तप रहा था, चेहरा पसीने से भीगा हुआ था, आंखें बार बार बंद हो जाती और होठों से अजीब बड़बड़ाहट निकलती थी। मैंने उससे कहा था कि वह घर पर आराम करे, लेकिन उसने जिद की कि भैया अकेले मत जाइए। और सच कहूं तो मुझे भी अकेले उस रास्ते पर निकलने का हौसला नहीं था। इसलिए उसकी हालत खराब होने के बावजूद मैं उसे साथ लेकर निकल पड़ा। रात वहीं ठंडी थी, हवा काटती हुई निकल रही थी और आसमान में चांद आधा बादलों में छिपा हुआ था। ट्रक के हेडलाइट्स ही हमारा सहारा थे, वरना वो रास्ता ऐसा था जैसे किसी अनंत अंधेरे के बीच हम रेंग रहे हों। मुझे लग रहा था जैसे चारों ओर का जंगल पहले से और ज्यादा भारी हो गया है, जैसे उसकी सांसें मेरे ट्रक के इंजन की आवाज में भी घुल गई हों। लगभग वही जगह आई जहां पिछली रात बोरी गिरी थी। मैं ट्रक धीरे धीरे चला रहा था कि अचानक जोर का झटका लगा। मैंने तुरंत गाड़ी रोकी और नीचे उतर कर देखा तो एक पिछला टायर पंक्चर हो चुका था। मेरे सीने में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई, क्योंकि ये वही जगह थी, वही ठीक ठीक जगह जहां पिछली रात वो पुराना कुआं और गिरा हुआ बोरी का मंजर देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकत हमें इसी जगह बार बार खींच कर लाना चाहती हो। गुड्डू ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थीं, जैसे बुखार में भी उसके भीतर कोई और ताकत जाग रही हो। मैंने उसे ट्रक में बैठाए रखा और खुद स्पेयर टायर लेकर नीचे झुककर काम में लग गया। मैं टायर खोल ही रहा था कि अचानक मेरे कानों में एक हल्की सी आवाज पड़ी। पहले तो मुझे लगा शायद कोई बैलगाड़ी आ रही होगी, क्योंकि आवाज कुछ वैसी ही थी। ढोल की धीमी थाप, शहनाई की करुण धुन और लोगों के धीमे धीमे बोलने की आवाजें। मैंने सर उठाकर सड़क के दोनों ओर देखा। कहीं कोई रोशनी नहीं, न बैलगाड़ी न लोग, लेकिन आवाज लगातार बढ़ रही थी, जैसे वो हमारी ओर चली आ रही हो। मेरे हाथ कांपने लगे, पसीना मेरी गर्दन से बह रहा था, जबकि नवंबर की ठंडी रात थी। मैं खुद से कह रहा था कि यह मेरा वहम है, लेकिन कानों में बजती धुन किसी वहम से कहीं ज्यादा सच्ची थी। कुछ ही पलों में आवाज इतनी पास आ गई कि लगा मानो भीड़ मेरे चारों ओर खड़ी हो। मुझे ऐसा लगा जैसे सैकड़ों लोग मेरे बिल्कुल पास से गुजर रहे हों। शोर, हंसी, चिल्लाहट, ढोल नगाड़े, सब कुछ। लेकिन मैं आंखें फाड़कर अंधेरे में देखता तो सामने सिर्फ खाली सड़क और घना जंगल। मैंने टॉर्च जलाई, उसकी रोशनी इधर उधर दौड़ाई, मगर वहां कुछ नहीं था।
आवाजें मेरे कानों को चीरती हुई बाएं से आती और दाएं तरफ से निकल जाती, फिर धीरे धीरे दूर चली गईं, जैसे कोई बारात हमें पार करके आगे निकल गई हो। मैं पूरी तरह हक्का बक्का खड़ा रह गया। गुड्डू ट्रक से उतर आया और डर के मारे मेरे साथ चिपक गया। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी और ही दुनिया को देख रहा हो। उसने धीमी आवाज में कहा, भैया, ये वही बारात है, वही जो कुएं में कूद गई थी। मैं सन्न रह गया। मैंने उसे डांटते हुए वापस ट्रक में बैठा दिया, लेकिन मेरे मन में डर का साया और गहरा हो गया था। मैंने जैसे तैसे टायर बदला और फिर ट्रक आगे बढ़ाया, लेकिन राहत कुछ ही मिनटों की थी। कुछ किलोमीटर चलते ही अचानक एक और झटका लगा और दूसरा टायर पंक्चर हो गया। मैं गुस्से और डर दोनों से पागल हो गया। इतनी जल्दी दूसरा टायर कैसे पंक्चर हो सकता है? इस बार हम एक जगह पर रुके जहां सड़क के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी दिख रही थी। झोपड़ी में एक धुंधली सी रोशनी टिमटिमा रही थी, जैसे कोई लालटेन धीरे धीरे बुझने वाली हो। मेरे होंठ सूख गए थे, प्यास मुझे बेचैन कर रही थी। गुड्डू बुखार में कराह रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि शायद झोपड़ी में कोई होगा, उससे पानी ले लूं। मैं टॉर्च हाथ में लिए झोपड़ी की ओर बढ़ा। जैसे जैसे मैं पास जाता गया, एक अजीब बात होने लगी। मेरी टॉर्च की रोशनी धीरे धीरे कमजोर होने लगी। मैंने सोचा शायद बैटरी खत्म हो रही हो, लेकिन तभी मैंने देखा कि झोपड़ी के अंदर जल रही लालटेन की रोशनी भी हर कदम पर धीमी होती जा रही थी, मानो मेरी मौजूदगी उस रोशनी को निगल रही हो। अब मैं बिल्कुल झोपड़ी के दरवाजे के सामने खड़ा था। भीतर घुप अंधेरा था, बस इतनी हल्की किरोसिन की गंध आ रही थी जिससे समझ आया कि अंदर सच में लालटेन है। मैंने हिम्मत करके आवाज लगाई, भैया, कोई है? जरा पानी चाहिए। मेरी आवाज जैसे ही गूंजी, अंदर से एक ऐसी आवाज आई जिसने मेरी रूह जमा दी। वह आवाज एक बूढ़े आदमी की थी, लेकिन इतनी भारी और डरावनी कि जैसे किसी कब्र से निकल कर आ रही हो। उसने कहा, चले जा यहां से, रात का समय हमारा है। मेरी सांस अटक गई। मैंने तुरंत टॉर्च उठाई और रोशनी अंदर डालने की कोशिश की, लेकिन रोशनी पूरी तरह बुझ गई। उसी पल झोपड़ी के भीतर का लालटेन भी एकदम से बुझ गया और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। अंदर से किसी के चलने की आहट आई, जैसे कोई भारी कदमों से दरवाजे तक आया हो। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं भागकर ट्रक की तरफ लौट पड़ा। पीछे से बस वही आवाज गूंज रही थी, ये रास्ता हमारा है, यहां कोई अजनबी जिंदा नहीं बचता। मैं हांफता हुआ ट्रक तक पहुंचा। गुड्डू पसीने से तरबतर था। उसका चेहरा तमतमाया हुआ था और वह कुछ बुदबुदा रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह बंद नहीं थीं, आधी खुली हुई और उनमें अजीब सी चमक थी। मैं उसे देख रहा था तो अचानक उसने अपनी करवट बदली और भारी आवाज में कहा, भैया, हमें लौट जाना चाहिए, रात अभी लंबी है। मैंने उसकी आवाज सुनी और मेरी रीढ़ की हड्डी जम गई, क्योंकि वो गुड्डू की आवाज नहीं थी, किसी बूढ़े थके हुए गुस्सैल आदमी की थी। उस रात मुझे पहली बार लगा कि ये जंगल सिर्फ पेड़ों और अंधेरे से भरा नहीं है। ये जगह एक कब्रगाह है जहां अनगिनत अदृश्य परछाइयां हमें देख रही हैं। मैं समझ गया था कि अब सफर आसान नहीं होगा, लेकिन असली खौफ तो अभी शुरू ही हुआ था। झोपड़ी से भागते भागते जब मैं हांफता हुआ ट्रक के पास पहुंचा तो मेरी नजर एकदम जम सी गई। ट्रक की हेडलाइट्स की हल्की रोशनी में गुड्डू खड़ा था, मगर वो वैसा गुड्डू नहीं था जिसे मैं कुछ घंटे पहले अपने साथ लेकर निकला था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी और वह झुका हुआ रो रहा था। सिसकियां इतनी दर्दनाक थीं कि मेरे भीतर तक उतर रही थी। मैंने डरते डरते उसका नाम पुकारा, गुड्डू, लेकिन वह हिला तक नहीं। तभी मेरी नजर उसके हाथ पर पड़ी। उसका दायां हाथ आधा काला पड़ चुका था, जैसे आग में जलकर राख हो गया हो, और उसमें से 3 उंगलियां गायब थीं। सिर्फ सूखे जले हुए मांस का टुकड़ा लटक रहा था। मैं भीतर तक सिहर उठा। मैंने कांपती आवाज में फिर पुकारा, लेकिन वह अब भी पीठ फेर कर रोता रहा। उसके रोने की आवाज धीरे धीरे बदल रही थी, मानो अब वो गुड्डू की आवाज न होकर किसी और का विलाप हो। अचानक उसने अपनी गर्दन को अजीब ढंग से मोड़ा और बिना मुड़े सीधा जंगल की ओर दौड़ पड़ा। उसकी दौड़ इंसानी नहीं थी, जैसे किसी जानवर ने जमीन पर छलांग लगाई हो। मैं अवाक खड़ा उसे जाते देखता रहा।
उसके रोने की आवाजें अब पेड़ों के भीतर से आने लगी थीं और उन आवाजों में एक अजीब ताकत थी जो मुझे अपनी ओर खींच रही थी। मेरी टांगें अपने आप जंगल की ओर बढ़ने लगीं, मानो कोई अदृश्य धागा मुझे भीतर बुला रहा हो। मुझे लगा अगर मैंने एक कदम और बढ़ाया तो मैं उस अंधकार में हमेशा के लिए खो जाऊंगा। तभी अचानक ट्रक की तरफ से एक दर्दनाक चीख गूंजी, भैया बचाओ! ये आवाज साफ साफ गुड्डू की थी। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा और देखा कि ट्रक के नीचे असली गुड्डू तड़प रहा था। उसका शरीर बुखार से तप रहा था, पसीने से तरबतर था और वो जमीन पर रेंगते हुए मुझे पुकार रहा था। मेरी रूह कांप गई। यानी जो जंगल की तरफ दौड़ा था वो गुड्डू नहीं था, वो किसी और का रूप लेकर हमें फंसाने की कोशिश कर रहा था। मैं दौड़कर ट्रक के पास पहुंचा, गुड्डू को खींचकर बाहर निकाला और उसकी हालत देखकर पसीने पसीने हो गया। गुड्डू की तबीयत तेजी से बिगड़ रही थी। उसका माथा आग की तरह तप रहा था, आंखें पूरी लाल हो गई थीं और सांस इतनी भारी हो चुकी थी कि मुझे डर लगा कहीं उसका दम न टूट जाए। उसकी आवाज बदल चुकी थी, कभी वो धीरे धीरे कराहता तो कभी इतनी भारी आवाज में बोलता कि मुझे यकीन ही नहीं होता ये वही लड़का है। उसने बार बार एक ही लाइन दोहरानी शुरू कर दी, बेटी को ले आओ, वो उधर गई है, बेटी को ले आओ। उसके लहजे में ऐसा लग रहा था जैसे कोई बूढ़ा आदमी उसके भीतर से बोल रहा हो। मैं उसे झकझोरता रहा लेकिन उसके मुंह से वही शब्द निकलते रहे। मेरा खून ठंडा हो गया। अब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि गुड्डू पर किसी आत्मा का कब्जा हो चुका है। वह सिर्फ बीमार नहीं था, उसके शरीर में कोई और मौजूद था। वो बूढ़ा आदमी, वही जो झोपड़ी से मुझे डराकर भगा रहा था। मेरा सिर घूम रहा था, दिल धक धक कर रहा था और हाथ कांप रहे थे। मैंने खुद को किसी तरह संभाला और गुड्डू को ट्रक की सीट पर टिकाकर धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ाई। जंगल का रास्ता और भी भयानक हो गया था। पेड़ अंधेरे में ऐसे खड़े थे जैसे कोई सेना हमें घेर रही हो। ट्रक के हेडलाइट्स की रोशनी लंबी परछाइयां बना रही थीं और उन परछाइयों में कभी कभी मुझे इंसानी शक्लें नजर आती। मैं बुरी तरह डर चुका था लेकिन रास्ता पार करना ही था। तभी अचानक मेरी नजर आगे पड़ी और मैं सन्न रह गया। सड़क के किनारे एक लंबा बांस गड़ा था और उसकी ऊंचाई पर एक औरत बैठी थी। उसका शरीर दुबला पतला, सफेद साड़ी से ढका हुआ और बाल खुले हुए थे जो नीचे तक झूल रहे थे। वह धीरे धीरे उस बांस से सरकती हुई नीचे उतर रही थी। उसकी हरकतें इतनी अजीब और अस्वाभाविक थीं कि मेरे हाथों ने अपने आप ब्रेक दबा दिए। ट्रक रुक गया और मैं खामोशी से उस औरत को देखने लगा। वह औरत धीरे धीरे जमीन तक उतरी और फिर बिल्कुल सीधे हमारे ट्रक के सामने खड़ी हो गई। उसका चेहरा धुंधला था जैसे कोहरे में ढंका हो, लेकिन उसकी आंखें दो जलते अंगारों की तरह थीं जो सीधे मेरी आंखों में घुस रही थी। मैंने ट्रक की हेडलाइट्स को तेज किया लेकिन उसकी परछाई जरा भी नहीं बदली। वह वहीं खड़ी थी, एकदम स्थिर, जैसे हमें रास्ता रोकने आई हो। गुड्डू अचानक उठ बैठा। उसकी आंखें और भी लाल हो चुकी थीं और उसने अपनी भारी आवाज में कहा, भैया इसे ट्रक में बैठाओ, ये हमारी बेटी है। मेरे कान सुन्न पड़ गए। ये वही आवाज थी जो झोपड़ी से आई थी। अब मुझे समझ आ गया कि गुड्डू पूरी तरह उसके कब्जे में है। मैंने कांपते हाथों से स्टीयरिंग पकड़ा और सोचा, अगर मैंने जरा भी गलती की तो ये औरत हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। ट्रक की हेडलाइट्स उसकी सफेद साड़ी पर पड़ रही थी जो हवा में ऐसे उड़ रही थी जैसे कोई तैरता हुआ साया। उसकी आंखें अब और भी चमक रही थीं और होंठों पर एक ठंडी डरावनी मुस्कान उभर आई थी। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और ट्रक की ओर बढ़ाया। मैं समझ गया, ये कोई इंसान नहीं बल्कि वही मौत का बुलावा है जो हर रात इस रास्ते पर भटकता है। उस पल मुझे यकीन हो गया कि ये सफर अब किसी मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं बल्कि हमारे लिए मौत की ओर बढ़ता हुआ रास्ता है। ट्रक के सामने खड़ी उस औरत को देखते ही मेरी सांसें थम गईं। उसका चेहरा धुंधला था जैसे किसी मोटे धुएं में लिपटा हो। आंखें खाली सी थीं, पर अजीब बात यह थी कि उनका सारा बोझ सिर्फ मुझ पर था। ऐसा लग रहा था कि उसकी नजरें मेरे आर पार जा रही हों, मेरी आत्मा तक को चीर रही हों। मेरे हाथ अपने आप ठंडे पड़ गए। तभी अचानक बगल में बैठे गुड्डू की भारी आवाज गूंजी, भैया इसे ट्रक में बैठाओ,
ये हमारी बेटी है। ये कहते हुए उसकी आंखें इतनी लाल हो गईं कि मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ये वही मासूम गुड्डू है जो हमेशा मुझे भाई कहकर मुस्कुराता था। उसकी आवाज़ बूढ़े आदमी जैसी लग रही थी, वही बूढ़ा जिसकी चेतावनी मैंने झोपड़ी से सुनी थी। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने कांपते हुए अपने बैग से बड़ा चाकू निकाला, वही जो सफर में अपने बचाव के लिए साथ रखता था। मैंने सुना था कि लोहे से आत्माएं डरती हैं, शायद ये मुझे थोड़ी हिम्मत दे। मैंने चाकू सामने की ओर तान दिया और मन ही मन भगवान का नाम लेने लगा। मगर वो औरत मेरी हालत देखकर जैसे और निर्भीक हो गई। उसने धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू किया। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। उसके पैर कभी दाएं तो कभी बाएं टेढ़े मेढ़े पड़ते, जैसे उसकी हड्डियां टूट चुकी हों और वो किसी अदृश्य ताकत के सहारे खींच रही हो। हर कदम पर उसकी सफ़ेद साड़ी ज़मीन पर घिसटती और हवा में अजीब सी ठंडक भर जाती। मैं चाकू लहराता रहा, लेकिन उसने परवाह तक नहीं की। अचानक वो रुक गई और अगले ही पल मेरी आंखों के सामने से गायब हो गई। मैं पसीने में डूब गया। मेरे कानों में सिर्फ गुड्डू की हाँफती आवाज़ और जंगल का सन्नाटा था। मैं सोच ही रहा था कि वो कहाँ गई होगी। तभी ट्रक के बिल्कुल पास खिड़की के बाहर वो अचानक प्रकट हो गई। उसका चेहरा खिड़की से सटा हुआ था। इतने पास से मैंने उसकी आंखों को देखा, खाली गड्ढों जैसी जिनमें अंधेरा ही अंधेरा था। मैं चीख पड़ा और तुरंत क्लच दबाकर ट्रक आगे बढ़ा दिया। गाड़ी जोर से हिली और मैं पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबाने लगा। ट्रक आगे सरकने लगा और मैंने रियर व्यू मिरर से देखा कि औरत सड़क के बीच खड़ी रह गई। उसकी साड़ी हवा में लहरा रही थी और वो हमें जाते हुए देख रही थी। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन ये राहत ज्यादा देर नहीं टिकने वाली थी। बगल में बैठा गुड्डू अब और भी अजीब हो चुका था। उसका चेहरा लाल हो गया था, आंखें खून से भरी हुई और होंठों पर एक डरावनी मुस्कान थी। वो धीरे धीरे गुर्राहट जैसी आवाजें निकाल रहा था। मैंने उसके कंधे को पकड़ा और जोर से हिलाया, गुड्डू होश में आ। लेकिन वो सिर्फ मुस्कुराता रहा और धीमी आवाज में बुदबुदाया, तुम्हें भी बेटी को साथ ले जाना होगा, तभी रास्ता खुलेगा। उसकी बातें सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी जम गई। मुझे अब पूरा यकीन हो गया था कि मेरे साथ बैठा ये गुड्डू नहीं, बल्कि किसी आत्मा का जरिया बन चुका है। उसके भीतर किसी और की मौजूदगी साफ झलक रही थी। मैं डर और गुस्से में पागल हो रहा था, लेकिन सड़क पर ध्यान देना भी जरूरी था। तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे होश उड़ा दिए। ट्रक की खिड़कियों पर राख जैसे हाथों की छाप उभरने लगी। पहले एक, फिर दो, फिर दर्जनों। हर हाथ बूढ़ा, झुर्रियों से भरा हुआ, जैसे किसी चिता से उठकर मेरे शीशों पर चिपक गए हों। मैं बार बार शीशा पोंछता, लेकिन वे हाथ और गहरे होकर छाप छोड़ते जाते। कुछ तो ऐसे लगे जैसे ट्रक के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हों। मैंने घबराकर चाकू फिर से उठाया और खिड़की की ओर तान दिया। तभी अचानक गुड्डू हंस पड़ा, एक ऐसी हंसी जिसमें दर्द और खौफ दोनों छिपे थे। मैं अब पूरी तरह पागलपन की कगार पर था। मैंने ट्रक की स्पीड बढ़ाई, गियर चढ़ाए और सिर्फ एक ही ख्याल मन में था, बस किसी तरह मेन रोड तक पहुंचना है। इंजन गरज रहा था, लेकिन ट्रक की स्पीड मुझे धीमी ही लग रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सड़क लंबी खिंचती जा रही हो, जैसे कोई हमें बाहर निकलने नहीं देना चाहता। जंगल का सन्नाटा अब और भी भयानक हो चुका था। बीच बीच में हवा से आती फुसफुसाहटें साफ कह रही थीं, रुक जा, ये रास्ता हमारा है। मैं पूरी ताकत से स्टीयरिंग थामे रहा और आखिरकार घंटों जैसे लगे उस सफर के बाद ट्रक की हेडलाइट्स ने खुली सड़क दिखा दी। सामने दूर दूर तक मेन रोड नजर आई। मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैंने पूरी ताकत से ट्रक मेन रोड पर मोड़ दिया। सड़क पर आते ही अचानक खिड़कियों पर बने सारे हाथों के निशान गायब हो गए। ट्रक के भीतर सन्नाटा छा गया, सिर्फ इंजन की आवाज रह गई। मैंने ट्रक को रोड किनारे बने एक छोटे ढाबे पर रोक दिया। इंजन बंद किया तो पहली बार लगा जैसे मेरी जान में जान आई हो। मगर जब मैंने बगल में बैठे गुड्डू की ओर देखा तो मेरी रूह फिर से कांप उठी। वो आंखें बंद किए बैठा था, लेकिन उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान अब भी खेल रही थी। मानो सफर तो मेन रोड पर खत्म हुआ, पर असली डर अब मेरे साथ ही सफर करने वाला था। ट्रक मेन रोड पर लाकर मैंने जैसे ही ढाबे के सामने ब्रेक दबाए तो ऐसा लगा
जैसे किसी खाई के किनारे से गिरते गिरते मैंने खुद को बचा लिया हो। इंजन की घर्र घर्र बंद होते ही कानों में अजीब सा सन्नाटा भर गया। मैं सीट से उठकर बाहर निकला तो पैर कांप रहे थे। हवा अब भी सर्द थी, लेकिन मुझे पसीना आ रहा था। मैंने दरवाजा खोलकर देखा। गुड्डू बेसुध पड़ा था। उसकी आंखें आधी बंद थीं और होंठों पर वही अजीब सी मुस्कान जमी हुई थी। मैंने डरते डरते उसका चेहरा छुआ। बदन तप रहा था, जैसे बुखार नहीं बल्कि अंगारे हों उसके भीतर। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था कि इसे अस्पताल ले जाऊं या यहां ढाबे पर ही बैठकर सुबह होने का इंतजार करूं। ढाबे का मालिक बाहर आया और मुझे देखते ही चौंक गया। उसने सिर से पांव तक मुझे ऐसे देखा मानो मैंने कोई अनहोनी कर दी हो। उसकी आवाज कांप रही थी। अरे भैया, रात को इस रास्ते से तुम जिंदा कैसे लौटे? उसकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैं हकलाते हुए बोला, क्यों, क्या हुआ इस रास्ते पर? लेकिन उसने सीधा जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, यह रास्ता ठीक नहीं है, कभी अकेले मत जाना। आज किस्मत अच्छी है जो सांसें चल रही हैं। उसकी आंखों में जो डर था उसने मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। मैं वहीं चारपाई पर बैठा था कि बगल की तरफ एक और ट्रक ड्राइवर चाय पी रहा था। उसने मेरी बात सुनी और पास आकर बैठ गया। वो उम्रदराज था, आंखों में थकान और चेहरे पर उदासी। उसने मुझे गौर से देखा और फिर धीमे स्वर में कहा, तुम नए हो इस रूट पर, है ना? मैंने सिर हिलाया। उसने लंबी सांस ली और बोला, तो सुनो, ये रास्ता शापित है। 7-8 साल पहले यहां एक पूरी बारात को डकैतों ने लूटा था। सब कुछ छीन लिया, औरतों को घसीट कर ले गए, कई लोगों को मौके पर ही मार डाला और बाकी डर के मारे सड़क किनारे वाले कुएं में कूद गए। उसके शब्द मेरे कानों में हथौड़े की तरह गूंज रहे थे। मैंने घबराकर पूछा, और औरत, वो जो सामने आई थी मेरे? वह आदमी मेरी बात सुनकर सहम गया, जैसे उसके पुराने जख्म फिर से हरे हो गए हों। उसने धीमे स्वर में कहा, वो दुल्हन थी। उसकी आत्मा और उसके बूढ़े पिता की आत्मा सबसे ज्यादा भटकती है। कहते हैं कि जिस रात बारात का कत्लेआम हुआ, दुल्हन अपने पिता से लिपटकर चिल्लाती रही, दोनों की जान ले ली गई। तभी से उनकी रूहें हर आने जाने वाले को अपने साथ शामिल करने की कोशिश करती हैं। बारात की आवाजें, झोपड़ी, कुआं, ये सब उसी खूनी रात की परछाइयां हैं जो हर रात फिर से अगर कोई उस औरत को ट्रक में बैठा ले तो। वह आदमी मेरी आंखों में देखते हुए बोला, तो सुबह सड़क किनारे लाश मिलती है, न ट्रक बचता है न ड्राइवर। वो औरत जिस गाड़ी में बैठती है उसके सब लोग उसी बारात का हिस्सा बन जाते हैं। उसकी बातों ने मेरी रूह को जमा दिया। मैंने कांपते हाथों से पानी का गिलास उठाया, लेकिन गिलास होंठों तक पहुंचने से पहले ही मेरे दांत बजने लगे। उस रात मैं ढाबे पर ही रुका। मालिक ने चारपाई दी, लेकिन नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैंने कई बार आंखें मूंदने की कोशिश की, पर हर बार वही चेहरा, वही खाली आंखें मेरे सामने आ जाती। ढाबे के बाहर हवा चीख रही थी और मुझे बार बार लगता था जैसे कोई साया दरवाजे के बाहर खड़ा है। एक बार तो मुझे ऐसा भी महसूस हुआ कि झोपड़ी वाला बूढ़ा आदमी चारपाई के पास आकर खड़ा है और भारी सांसें ले रहा है। मैं पसीने में भीगकर उठ बैठा, मगर वहां कोई नहीं था। गुड्डू बीच बीच में कराहता और फिर मुस्कुराता। उसकी मुस्कान मुझे और भी डरा देती। सुबह की पहली रोशनी ढाबे की दीवारों पर पड़ी तो लगा जैसे किसी काले जादू का असर टूट गया हो। मैं तुरंत उठा, गुड्डू को सीट पर लिटाया और ट्रक स्टार्ट किया। ढाबे वाले ने जाते जाते एक ही बात कही, अब कभी अकेले मत जाना उस रास्ते। मैंने सिर झुका लिया। वापसी में जब मैं उस जगह पहुंचा जहां पिछली रात झोपड़ी दिखी थी, तो ट्रक रोककर नीचे उतरा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। न झोपड़ी, न लालटेन, न वो टिमटिमाती रोशनी, बस वीरान जमीन और झाड़ियां थीं। मैंने चारों तरफ बहुत तलाशा, लेकिन कोई निशान तक नहीं मिला। मुझे लगा जैसे पिछली रात जो कुछ देखा वो सब एक बुरा सपना था। लेकिन फिर मेरी नजर उस कुएं पर पड़ी। कुएं से वही ठंडी हवा आ रही थी और कानों में जैसे हल्की सी सिसकियां गूंज रही हों। मैं कांप गया और तुरंत ट्रक में लौट आया। उस दिन मैंने खुद से कसम खाई, अब कभी रात को इस रास्ते पर अकेले नहीं निकलूंगा, चाहे कितना भी फायदा क्यों ना हो। ये जान जोखिम में डालने लायक नहीं। लेकिन अंदर ही अंदर मैं ये भी जानता था कि ये कहानी खत्म नहीं हुई। ये परछाइयां, ये आवाजें, ये साये,
अब मेरे साथ चिपक चुके हैं। मुझे लगता है मैं जहां भी जाऊंगा ये बारात मेरे पीछे पीछे चलती रहेगी, हमेशा, जब तक कि उस खूनी रात का हिसाब पूरा न हो जाए। ढाबे पर गुजारी उस लंबी और डरावनी रात के बाद जब सुबह की धूप ने सड़क को सुनहरा किया तो मैंने जैसे तैसे ट्रक को आगे बढ़ाया और धान का माल सही सलामत बिलासपुर पहुंचा दिया। लेकिन मेरा मन शांत नहीं था। मेरे भीतर सवालों का तूफान उठ रहा था। जो कुछ मैंने देखा वो सपना नहीं हो सकता था। बारात की आवाजें, झोपड़ी का बूढ़ा, बांस पर बैठी औरत, खिड़कियों पर उभरते राख जैसे हाथ, ये सब इतना सजीव था कि मैं खुद को लाख समझाऊं, फिर भी मेरे सीने में डर का बोझ उतरता ही नहीं था। ट्रक खाली करके मैं लोरमी गांव की तरफ लौटा तो मन में एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था। आखिर क्यों सिर्फ मैं और गुड्डू इस रास्ते पर ऐसी ऐसी घटनाओं का शिकार हो रहे हैं? गुड्डू की हालत दिन ब दिन बिगड़ रही थी। उसकी आंखें अब लगातार लाल रहती, बदन आग की तरह तपता और वो नींद में अजीब अजीब शब्द बड़बड़ाता। कई बार मैं आधी रात उसकी करवट बदलवाने जाता तो उसके होठों से निकलता, बेटी, कुआं, बारात। उसके होंठ कांपते और आवाज इतनी धीमी होती जैसे वो किसी और से बात कर रहा हो, मुझसे नहीं। मुझे ये देखकर यकीन हो गया कि उसके शरीर पर किसी आत्मा का कब्जा हो चुका है। जो गुड्डू पहले मासूम और भोला था वो अब अजनबी लगने लगा। कभी कभी जब उसकी आंखें अचानक खुलती तो उनमें जो चमक होती वो इंसानी नहीं थी। मैंने कई बार गांव के बुजुर्गों से पूछा, चौराहे पर बैठे बूढ़े, मंदिर के पुजारी, यहां तक कि चाय की दुकान पर बैठे बुजुर्गों तक को मैंने रोककर जानने की कोशिश की, क्या इस रास्ते पर सच में कुछ है, क्या हुआ था यहां? लेकिन सब टाल जाते। कोई कहता पुराना मामला है, मत छेड़ो। कोई कहता जिसे देखना हो वो खुद देख लेगा। उनके चेहरों पर जो खामोशी और डर था उसने मुझे और बेचैन कर दिया। साफ लग रहा था कि वो सब कुछ जानते हैं मगर जुबान खोलना नहीं चाहते। आखिरकार एक बुजुर्ग ने शराब के नशे में मुझसे कह दिया, उस कुएं में बारातियों ने छलांग लगाई थी। जब डकैतों ने कत्लेआम किया तो कई लोग अपनी जान बचाने के लिए उस गहरे कुएं में कूद गए, लेकिन वो बच नहीं पाए। उनकी आत्माएं वहीं फंसी रह गईं। कहते हैं उनकी चीखें आज भी कुएं से आती हैं। जिनकी लाशें कभी नहीं मिली उनकी रूहें अब भी रास्ता रोकती हैं। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। यानी वो सिसकियां जो मैंने सुनी थीं सच में उन्हीं आत्माओं की थीं। अब डर सिर्फ जंगल में नहीं था, वो डर मेरा पीछा करते करते मेरे घर तक पहुंच गया था। रात को मैं बिस्तर पर लेटा तो खिड़की के बाहर कोई परछाई मुझे घूरती दिखती। कई बार मुझे लगा जैसे आंगन में कोई धीरे धीरे चल रहा हो, लेकिन जब उठकर देखा तो वहां सन्नाटा था। एक रात तो मुझे साफ साफ लगा कि कोई दरवाजे पर खड़ा है और धीरे धीरे मेरी ही आवाज में कह रहा है, अरुण बाहर आ। मैंने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा का झोंका था जो मेरी हड्डियों तक जमा कर चला गया। गुड्डू कभी कभी होश में आता। उसकी हालत देखकर मेरी आंखों में आंसू आ जाते। वो कमजोर आवाज में कहता, भैया मुझे बचा लो, ये मुझे ले जाएंगे। उसका हाथ मेरे हाथ को कसकर पकड़ लेता जैसे डूबता इंसान तिनके को पकड़ता है। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें बदल जाती और वही भारी बूढ़ी आवाज उसके मुंह से निकलती, वो आएगी लेने, बेटी को ले आओ। मैं स्तब्ध रह जाता। मुझे साफ समझ आ रहा था कि उसके भीतर दो दुनियाएं लड़ रही हैं, एक असली गुड्डू और एक वो आत्मा जिसने उसे जकड़ रखा है। मैं जितना इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करता उतना ही उलझता जाता। क्यों हमें निशाना बनाया गया? क्या सिर्फ इसलिए कि हमने रात को उस रास्ते को चुना, या फिर कोई और वजह है? ये सवाल मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहे थे। डर और बेचैनी ने मेरा चैन छीन लिया था। एक रात ढाबे पर मिला एक ट्रक ड्राइवर चुपके से मेरे पास आया। उसने मेरी आंखों में झांका और धीमे स्वर में कहा, भाई जितना गहराई में जाएगा उतना ही फंसता जाएगा। ये रास्ता छोड़ दे वरना वो तुझे भी अपनी बारात में शामिल कर लेंगे। उसके शब्द मेरे दिल पर हथौड़े की तरह लगे। लेकिन अब मैं जानता था ये रहस्य सिर्फ छोड़ देने से पीछा नहीं छोड़ेगा। ये कहानी मेरे पीछे लग चुकी थी और शायद इसका अंत तभी होगा
जब मैं सच्चाई के उस अंधे कुएं में झांकने की हिम्मत जुटाऊंगा। उस रात मैं फिर से मजबूर होकर उसी रास्ते पर निकला। माल डिलीवर करना जरूरी था और ट्रांसपोर्ट का काम छोड़ना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। लेकिन इस बार मैं अकेला था। गुड्डू घर पर बेसुध पड़ा था। उसका बुखार इतना बढ़ गया था कि चलने फिरने की हालत नहीं थी। मन में डर था, लेकिन मैंने खुद को समझाया कि दिन तो नहीं, पर रात भी हर बार एक जैसी नहीं हो सकती। शायद आज कुछ न हो। लेकिन जैसे ही ट्रक ने जंगल की सरहद पार की, हवा का रुख बदल गया। घना अंधेरा चारों ओर फैल गया और सड़क ऐसे वीरान लगी जैसे सदियों से किसी ने उस पर कदम ही न रखा हो। इंजन अचानक घर्र घर्र करता हुआ बंद हो गया और ट्रक वहीं ठहर गया। सन्नाटा इतना घना था कि मुझे अपनी सांसों की आवाज तक साफ सुनाई दे रही थी। मैंने गाड़ी दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी मेरी नजर शीशों पर गई। बाहर से धुंध जमने लगी थी, जबकि मौसम में इतनी ठंड भी नहीं थी। मैं शीशे पर हाथ फेरने ही वाला था कि मेरी रूह कांप गई। धुंध के बीच से लाल खून जैसे धब्बे उभरने लगे। पहले एक हाथ का निशान, फिर दूसरा, फिर दर्जनों। सारे खून से सने हाथ ट्रक के चारों ओर दबते जा रहे थे, जैसे अंदर घुसना चाहते हों। मैं अंदर से हिल गया। मेरा हाथ चाकू की ओर गया, पर दिल मानो जम गया हो। अचानक पीछे से बैलगाड़ी की आवाज आई। लकड़ी की चरमराहट, बैलों की घंटियों की टन टन, बच्चों की हंसी और फिर शहनाई की धुन। वो आवाजें इतनी पास थीं कि मुझे लगा अगली ही घड़ी बैलगाड़ी ट्रक से टकरा जाएगी। लेकिन शीशे से झांक कर देखा तो चारों ओर घना अंधेरा और खाली सड़क थी। मेरे कानों में फिर भी वो शोर गूंज रहा था। मुझे लगा जैसे मैं दो दुनियाओं के बीच फंस गया हूं, एक जो आंखों से दिखती है और दूसरी जो सिर्फ सुनाई देती है। डर के मारे मैंने रियर व्यू मिरर देखा और उस पल मेरी सांसें थम गईं। शीशे में साफ नजर आ रहा था एक पूरी बारात का काफिला, दूल्हा, घोड़ा, ढोल नगाड़े, लोग नाचते गाते, लेकिन सबके चेहरे पर कोई भाव नहीं, सिर्फ खाली आंखें जैसे जिंदा लाशें हों। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं कांपते हुए पलटा और पीछे देखा। सड़क बिल्कुल खाली थी, न कोई बारात, न कोई बैलगाड़ी, सिर्फ सन्नाटा। इसी बीच ट्रक की हेडलाइट्स अपने आप जल बुझने लगीं। कभी तेज रोशनी, कभी एकदम अंधेरा। हर बार अंधेरे में मुझे लगता कि कोई साया मेरे बहुत पास खड़ा है। मैंने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, तभी दाएं तरफ जंगल के एक कच्चे रास्ते पर मेरी नजर गई और वहां जो मैंने देखा उसने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। कच्चे रास्ते पर गुड्डू खड़ा था, वही मेरी तरफ घूरता हुआ। लेकिन कैसे? असली गुड्डू तो घर पर बेसुध पड़ा था। उसकी आंखें लाल थीं और होंठों पर अजीब सी मुस्कान। उसने हाथ बढ़ाकर इशारा किया और धीमे स्वर में कहा, मेरे पीछे आ। उसकी आवाज पतली और खोखली थी, जैसे कुएं की गहराई से आ रही हो। मेरे पैरों ने खुद ब खुद ट्रक से नीचे उतरने की कोशिश की, लेकिन अचानक मेरा दिमाग झटका खा गया। मैंने खुद को रोक लिया और भागकर फिर ट्रक की सीट पर आकर बैठ गया। मेरी सांसें फूल रही थीं, दिल तेजी से धड़क रहा था। ट्रक के भीतर आते ही मैंने देखा असली गुड्डू ट्रक की पिछली सीट पर लेटा था, पसीने से तरबतर, आंखें बंद किए तड़प रहा था। उसका शरीर कांप रहा था, जैसे बुरे सपने में फंसा हो। ये देखकर मेरा यकीन पक्का हो गया, जंगल का वो गुड्डू नकली था, वही आत्मा का खेल जो हमें बार बार फंसाना चाहती थी। मैं अभी इस सदमे से बाहर भी नहीं आया था कि अचानक पीछे की ओर से ऐसी आवाज आई जिसने मेरी रूह तक जमा दी। बारात की सामूहिक चीखें, सैकड़ों गले एक साथ दर्द में चीख उठे। औरतों की सिसकियां, बच्चों की चिल्लाहट, मर्दों की दर्दनाक कराह, सब मिलकर ऐसा शोर बना रहे थे कि कान फट जाए। ये सिर्फ आवाजें नहीं थीं, बल्कि मौत का मातम था जो उसी रात से हर गुजरने वाले को सुनना पड़ता है। मैंने दोनों कान बंद कर लिए और आंखें भींच लीं, लेकिन वो चीखें और तेज होती चली गईं, जैसे सैकड़ों हाथ मुझे पकड़कर खींच रहे हों। बारात की भीड़ मुझे अपने बीच शामिल करना चाहती हो। उस क्षण मुझे लगा, चाहे जितना भाग लूं, अब मैं भी उसी बारात का हिस्सा बनने वाला हूं। उस रात की चीखें, वो परछाइयां और नकली गुड्डू का बुलावा, सब मेरे भीतर की हिम्मत को चीर चुके थे। लेकिन मैं समझ चुका था कि भागने से ये खेल खत्म नहीं होगा। ये रहस्य मुझे हर जगह पीछा करता रहेगा, चाहे मैं कहीं भी जाऊं।
यही सोचकर मैंने ठान लिया कि अब मुझे सीधे इस भूतिया खेल का सच जानना ही पड़ेगा। मन डर से कांप रहा था, लेकिन मैंने खुद को संभाला और अगले ही दिन पीपर खोटी गांव की ओर निकल पड़ा। वही गांव जहां से ये रास्ता शुरू होता है और जहां लोगों की जिंदगी में उस खूनी रात का जहर अब भी छिपा है। गांव में कदम रखते ही मुझे वहां का अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। लोग मेरे आने पर चौंकते, मगर फिर नजरें फेर लेते। ऐसा लगा जैसे मेरी मौजूदगी से उन्हें कोई पुराना दर्द याद आ गया हो। मैं बार बार पूछता, उस रात क्या हुआ था, लेकिन कोई साफ जवाब नहीं देता। तभी मुझे एक नाम सुनाई दिया, धर्मदास। लोगों का कहना था कि वही अकेला है जो उस रात का गवाह है और शायद वही मुझे कुछ बता सकता है। मैंने उसे खोजा और आखिरकार गांव के छोर पर एक टूटी फूटी झोंपड़ी में उसे पाया। धर्मदास दुबला पतला, झुर्रियों से भरा हुआ आदमी था। उसकी आंखों में गहरी थकान और डर साफ झलकता था। उसने पहले तो मुझे भगाना चाहा। जा बेटा, ये बात मत छेड़, तू जितना कम जानेगा उतना बचा रहेगा। लेकिन मैंने उसके पैरों में बैठकर गिड़गिड़ाया, बाबा, मेरा साथी गुड्डू मर जाएगा। अगर सच नहीं जान पाया तो मुझे बचाना ही होगा। मेरी जिद और आंखों के आंसू देखकर शायद उसका दिल पिघल गया। उसने गहरी सांस ली और कांपती आवाज में बोला, सुन बेटा, 7 साल पहले जो हुआ था उसका जहर अब तक इस जंगल में बह रहा है। फिर उसने वो किस्सा सुनाया जिसने मेरी रूह तक हिला दी। उसने कहा, उस रात एक बड़ी बारात गुजर रही थी। खुशियां थीं, ढोल नगाड़े, रोशनी, लेकिन डकैतों ने हमला कर दिया, सब कुछ लूट लिया। कई लोगों को वहीं काट डाला, औरतों को, बच्चों को, उन्हें कुएं में फेंक दिया गया। वो कुआं आज भी उसी खून से लाल है। लोग कहते हैं उनकी चीखें अब भी गूंजती हैं। उसकी आंखें नम हो गईं। मैं सन्न होकर सुनता रहा। उस बारात में एक दुल्हन और उसका बूढ़ा बाप भी थे। धर्मदास ने आगे कहा, सबसे ज्यादा उनकी रूहें भटकती हैं। दुल्हन को डकैतों ने घसीट लिया और उसके पिता को वहीं काट डाला। कहते हैं उनकी आत्माएं अब भी तलाश में है अपनी अधूरी बारात पूरी करने की। हर नया मुसाफिर, हर नया चेहरा, वो उसे अपने दल में शामिल करने की कोशिश करते हैं ताकि उनकी अधूरी रात कभी खत्म न हो। मेरे कानों में झंझनाहट होने लगी। वो औरत, वही दुल्हन थी, वो बूढ़ा, वही जिसकी आवाज मैंने झोपड़ी में सुनी थी। सब कुछ साफ हो गया। धर्मदास ने मेरी आंखों में झांक कर कहा, गुड्डू पर उसी बूढ़े पिता की आत्मा का कब्जा है। उसी की आवाज तू सुनता है। मेरी सांस रुक गई। हाँ, वही आवाज थी जो बार बार कहती थी, बेटी को ले आओ। अब मुझे समझ आ गया था कि अगर मुझे गुड्डू को बचाना है तो उस बूढ़ी आत्मा से सामना करना ही पड़ेगा, और इसके लिए मुझे कुएं तक जाना होगा, उसी कुएं तक जहां उस रात सब खत्म हुआ था। धर्मदास ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और चेतावनी दी, बेटा, ये खेल आसान नहीं है। जो भी आत्माओं से भिड़ता है वो या तो उनका हिस्सा बन जाता है या अपनी जान गंवा बैठता है। अगर तू हार गया तो अगली बारात में तू और तेरा साथी भी शामिल हो जाओगे। उसकी बात सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी जम गई। पसीना मेरे माथे से टपकने लगा। मेरे अंदर का डर चीख चीख कर कह रहा था, मत जा, लौट जा। लेकिन दिल के किसी कोने में एक आवाज और भी थी, अब पीछे हटना नामुमकिन है। गुड्डू की हालत, उसके तड़पते शब्द, उसकी विनती मेरे कानों में गूंज रही थी। मैं जानता था कि अगर अब पीछे हटा तो सिर्फ गुड्डू ही नहीं, मैं भी हमेशा के लिए इस खौफनाक बारात का हिस्सा बन जाऊंगा। मैं धर्मदास की झोपड़ी से निकला तो आसमान में काले बादल घिर चुके थे। हवा में अजीब सी गंध थी, सड़न और खून की मिली जुली गंध। मुझे लगा जैसे जंगल खुद मुझे बुला रहा है। मेरे कदम भारी थे, लेकिन दिल में ठान चुका था, अब सच्चाई से सामना करना ही होगा, चाहे वो कितना भी डरावना क्यों ना हो। रात घिर चुकी थी और मैं ट्रक लेकर उस रास्ते की तरफ बढ़ रहा था जहां वो पुराना कुआं था। धर्मदास की बातें मेरे कानों में हथौड़े की तरह गूंज रही थीं। अगर बचाना है तो कुएं तक जाना पड़ेगा। दिल में तूफान था, डर से हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने खुद को संभालकर ट्रक वहीं रोका और भारी कदमों से कुएं की ओर बढ़ा। चारों ओर ऐसा सन्नाटा था जैसे जंगल ने अपनी सांसें रोक ली हों। हवा घनी और ठंडी हो चली थी।
जमीन पर रेंगता हुआ कोहरा मेरे पैरों को जकड़ रहा था। हर तरफ हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, जैसे सैकड़ों अदृश्य लोग मेरे चारों ओर खड़े हों और धीरे धीरे मंत्र या बातें कर रहे हों। मैंने टॉर्च की रोशनी कुएं की ओर डाली तो मेरी सांस थम गई। उस गंदे काले पानी में अजीब सा दृश्य दिखाई देने लगा। साफ दिख रहा था पूरी बारात का काफिला, औरतों की चीखें, बच्चों की कराह, खून से लथपथ दूल्हा और वो लोग जो कुएं में कूद रहे थे। पानी में सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा था, जैसे ये कोई जिंदा तस्वीर हो। मैं कांप गया, आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन हिम्मत जुटाकर फिर देखा, ये वही रात थी, वही कत्लेआम जो 7 साल पहले हुआ था। अचानक पीछे ट्रक में हलचल हुई। मैंने पलट कर देखा तो गुड्डू की आंखें धीरे धीरे खुल रही थीं, लेकिन वो मेरी जान पहचान वाला गुड्डू नहीं था। उसकी आवाज इतनी भारी और गहरी हो गई थी कि सुनकर खून जम जाए। उसने आंखें घुमाकर कुएं की ओर देखा और बोला, उसे नीचे लाओ, बेटी को लाओ। उसके शब्द सुनकर मेरी आत्मा कांप उठी। मैं समझ गया कि बूढ़ा बाप फिर से उसके शरीर पर पूरी तरह काबिज हो चुका है। मेरी नजर वापस कुएं पर गई और अचानक वहां से पानी हलचल करने लगा। बुलबुले उठे और ठंडी हवा का झोंका मुझे पीछे की ओर धकेल गया। तभी मैंने देखा कुएं से धीरे धीरे एक औरत बाहर निकल रही थी। सफेद साड़ी में, गीले बालों से पानी टपकता हुआ, चेहरा धुंध में छिपा हुआ। उसकी आंखें खाली थीं, जैसे उनमें जिंदगी का नामो निशान न हो। उसने हाथ मेरी ओर बढ़ाया और एक खोखली ठंडी आवाज में कहा, चलो हमारे साथ, वरना सुबह तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। उसकी बात सुनकर मेरा दिल जैसे बंद हो गया। मैं कांपते हुए अपने पास रखा चाकू और लोहे की छड़ निकाल लाया। बचपन से सुना था कि लोहे से भूत प्रेत दूर रहते हैं। मैंने कांपते हाथों से वो छड़ उसकी ओर तानी, लेकिन नतीजा उल्टा निकला। औरत की आंखें और डरावनी हो गईं। वो हल्की हंसी हंसने लगी, सूखी, कर्कश, ऐसी कि मेरी हड्डियां तक कांप गईं। उसके कदम आगे बढ़ते ही मेरी पीठ पर ठंडी लहर दौड़ गई। इतने में ढोल नगाड़ों की आवाज गूंजी। मैंने पलट कर देखा और मेरा दिल धड़कना भूल गया। 100 से ज्यादा बाराती मेरे चारों ओर खड़े थे। सबके चेहरे कटे फटे, आंखें खाली, कुछ के हाथ पांव अधूरे। कोई गले से खून बहाता हुआ ढोल बजा रहा था, कोई शहनाई में हवा भर रहा था, लेकिन उसमें संगीत नहीं, सिर्फ मौत की कराह निकल रही थी। पूरा जंगल अचानक शोर से गूंज उठा और मैं उनके बीच अकेला खड़ा था। मेरे पैरों ने जवाब दे दिया। लगा कि अब अंत निश्चित है, ये बारात मुझे भी अपने साथ ले जाएगी। तभी ट्रक के पीछे से आवाज आई। वो गुड्डू की थी, लेकिन इस बार असली गुड्डू की। उसकी आत्मा भीतर से जैसे चीख चीख कर बाहर निकल रही थी। भैया मत हारना, मुझे बचा लो। ये आवाज सुनते ही मेरे अंदर हिम्मत की एक चिंगारी भड़क उठी। मैंने इधर उधर देखा और कुएं के पास रखा एक छोटा सा दीपक देखा। शायद गांव वाले पूजा के लिए रखते होंगे। मैंने तुरंत उसे उठाया और कपड़े से तेल सोखकर आग जलाई। लौ छोटी थी, लेकिन उस अंधेरे और मौत के माहौल में वही मेरी आखिरी उम्मीद थी। आग जलते ही मैंने पूरी ताकत से मशाल लहराई और आत्माओं की तरफ बढ़ा। अचानक ढोल नगाड़ों का शोर धीमा पड़ने लगा। बारातियों की आंखें जलने लगीं, उनके चेहरे और भी बिगड़ गए। औरत गुस्से से चीखने लगी, आग, ये आग हमारी नहीं है, इसे बुझाओ। लेकिन मैंने और जोर से मशाल झटक दी। उस पल मुझे समझ आ गया कि यही मेरी असली लड़ाई है। या तो मैं जलती लौ को बुझने दूं और हमेशा के लिए इस बारात में शामिल हो जाऊं, या फिर इस रोशनी के सहारे अंधेरे को तोड़ दूं। मैंने मशाल को ऊपर उठाया और पूरी ताकत से आत्माओं का सामना किया। उनकी चीखें जंगल को हिला रही थीं, लेकिन मैं डटा रहा। मेरे भीतर अब डर नहीं था, बस एक ही आवाज गूंज रही थी, भैया मत हारना। आग की लौ कांप रही थी, लेकिन उसका असर साफ था। बाराती जो अब तक मेरे चारों तरफ बढ़ रहे थे, अचानक पीछे हटने लगे। उनके चेहरे पर गुस्से और डर का अजीब मिश्रण था। कुछ ने चीख मारकर ढोल और शहनाई पटक दी, जैसे ये आवाजें उनके बचाव का आखिरी सहारा थीं। लेकिन लौ की गर्मी जैसे जैसे बढ़ी, उनके चेहरे पिघलने लगे। धुएं और राख में बदलते हुए वो भीड़ तितर बितर हो गई। तभी वो औरत, वही सफेद साड़ी में गीले बालों वाली, तेज चीख मारकर धुएं के बादल में बदल गई और हवा में गायब हो गई। जंगल में अचानक सन्नाटा छा गया।
जैसे पल भर में सब कुछ थम गया हो। मैंने कांपते हाथों से मशाल नीचे गिराई और पलटकर देखा तो गुड्डू जमीन पर गिर पड़ा था। उसका शरीर ढीला हो चुका था, जैसे कोई डोर कट गई हो। मैं घबरा गया और उसे उठाने के लिए भागा। उसकी सांस धीमी थी, लेकिन सबसे डरावना नजारा था उसका जला काला हाथ। धीरे धीरे वो हिस्सा हल्का पड़ने लगा, जैसे जलन मिट रही हो। कुछ ही मिनटों में वो हाथ बिल्कुल सामान्य लगने लगा। मैंने राहत की सांस ली और गुड्डू को अपनी बाहों में उठाकर ट्रक में डाल दिया। मेरी हालत भी पस्त थी, लेकिन पता था कि रुकना मौत को दावत देना है। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और पूरी जान लगाकर गांव से बाहर निकलने की कोशिश की। रास्ते में इंजन बार बार अटकता, जैसे जंगल मुझे छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन किसी तरह ट्रक सड़क पर लौट आया। आसमान हल्का होने लगा और पहली किरणें पेड़ों के बीच से छनकर नीचे उतरने लगीं। जैसे ही सुबह हुई, जंगल का रूप बदल गया। वो डरावना माहौल, वो आवाजें, वो हाथों के निशान, सब गायब। सड़क उतनी ही सामान्य लगी जैसे पिछली रात का खौफनाक खेल कभी हुआ ही न हो। लेकिन मेरे दिल को पता था ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। गांव पहुंचते ही लोग मेरे चारों ओर जमा हो गए। मैंने किसी से कुछ छिपाया नहीं, सब सच सच बता दिया। सब सुनकर वो एक दूसरे को देखने लगे और किसी ने कहा, तू बच गया, लेकिन श्राप अब भी अधूरा है। मेरे अंदर फिर से बेचैनी भर गई। मैंने धर्मदास को खोजा और उसके सामने सारी बात रखी। वो लंबी सांस लेकर बोला, तूने आग से उन्हें पीछे तो हटा दिया, लेकिन उनका अंत नहीं हुआ। जब तक उस रात का पूरा सच सामने नहीं आता, उनकी आत्माएं शांति नहीं पाएंगी। बारात हर 7वें साल दोहराई जाती है और तब तक होती रहेगी जब तक किसी के हाथों उनका अधूरा सफर पूरा ना हो। मैं समझ गया कि ये तो बस एक शुरुआत थी। मैंने गुड्डू की ओर देखा। वो अभी भी बेहोश था, लेकिन उसकी सांसें सामान्य हो चुकी थीं। जिंदगी तो जैसे तैसे बच गई थी, मगर हमारे भीतर एक बोझ रह गया था। मुझे महसूस हुआ कि गुड्डू के शरीर से आत्मा निकल तो गई, लेकिन उसकी छाया अब भी मंडरा रही है, जैसे वो कभी भी लौट सकती है। उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी बदल गई। मैंने ट्रक चलाना जारी रखा, लेकिन हर रात जब मैं सफर करता, मुझे महसूस होता कि कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा है। आंखें बंद करता तो बारात का वही दृश्य दिखाई देता। सपनों में ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई देती और सफेद साड़ी वाली औरत हाथ बढ़ाकर मुझे बुलाती। मैं पसीने में भीगकर उठ जाता, लेकिन डर वहीं रहता। कई बार मैंने सोचा कि सब छोड़ दूं, लेकिन ये श्राप अब मेरी सांसों में बस चुका था। मैं जानता था कि मैं और गुड्डू तो बच गए हैं, लेकिन उस अधूरी बारात का अंत अब भी बाकी है। हर सफर में मेरे दिल की धड़कन मुझे यही याद दिलाती है। आज भी जब रात के सन्नाटे में ट्रक के शीशे पर नजर डालता हूं, तो मुझे लगता है कि धुंध के पीछे वही साए खड़े हैं। उनकी आंखें अब भी मुझे देख रही हैं और मैं खुद से स्वीकार करता हूं, मैं बच तो गया हूं, लेकिन हर सफर में मुझे लगता है वो बारात अब भी मेरे पीछे चल रही है। शायद यही अंत नहीं, बल्कि किसी और शुरुआत का संकेत है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खौफनाक दास्तान, अरुण मिश्रा और उस रहस्यमयी बारात की, जो आज भी छत्तीसगढ़ के जंगलों में भटकती है। सोचिए, अगर आप भी कभी उस रास्ते से गुजरें और अचानक ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई देने लगे, तो क्या आप रुकेंगे या भागेंगे? शायद यही सवाल इस कहानी को और भी डरावना बना देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही सच्ची, रहस्यमयी और रूह कंपा देने वाली कहानियां आपके लिए लाते रहें, तो अभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं, ताकि अगली दहला देने वाली कहानी आप सबसे पहले सुन सकें। नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइए कि इस कहानी का कौन सा पल आपके रोंगटे खड़े कर गया। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि वो भी इस डर और सस्पेंस को महसूस कर सकें। हम हैं ब्लडी डायरीज, जहां हर रात होती है रहस्य, खौफ और मौत से मुलाकात। अगली कहानी तक रातों को जागते रहिए और डर को महसूस करते रहिए।